Assalamu alaikum students. Our next topic is vibrations produced in a string. तार में पैदा शुदा इर्तियाशात। जैसे कि स्टेशनरी वेव्स हम इससे पहले देख चुके हैं, तो दो सख्त सहारों के दरमियान एक तार अगर बांध दिया जाए, तो और उस तार पर अगर कहीं पर भी आप दरमियान में अगर उस तार को छेड़ेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो उसमें जो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होंगे, अर्जी मौजें जो बनेंगी, वो मौजें सफ़र करते हुए किसी ये जो दो सख्त सहारे हैं, किनारे हैं, उनसे टकराएंगी और टकरा कर जब वापस आएंगी, जैसे कि इससे पहले कि इसमें हम देख चुके हैं कि जो फराज है यानी कि क्रेस्ट है वो ट्रफ बनकर आएगा, और जो क्रेस्ट है वो ट्रफ बनकर आएगा। ये तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में देख चुके हैं। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से ये जब वेव्स पलट कर जब वापस आते हैं, तो इस तरह की जब दो मौजें एक दूसरे से मुंतबिक होती हैं, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के मुताबिक यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक तार अगर लेंगे इस तरह का, जिसकी अगर लेंथ स्मॉल एल अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे कि ये स्मॉल एल यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें जब वेव्स इस तरह से प्रोड्यूस होंगे और स्टेशनरी वेव्स यहाँ पर जब बनेंगे, तो इसके मुख्तलिफ अंदाज हम यहाँ पर देंगे। अगर ये जो तार है, जो स्ट्रिंग है, अगर उसका लीनियर डेंसिटी यानी कि ख़ती कसाफत अगर स्मॉल m से अगर उसको ज़ाहिर करें, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, कमियत फ़ी इकाई तूल, जिसको ख़ती कसाफत या लीनियर डेंसिटी कहा जाता है। और अगर उस तार में टेंशन यानी कि तनाव अगर कैपिटल T हो, तब उस अर्जी मौज की, ट्रांसवर्स वेव्स की जो वेलोसिटी रहेगी, यानी कि रफ्तार, वेलोसिटी v इक्वल टू √T डिवाइडेड बाय m। ये जनरल फार्मूला है वेलोसिटी के लिए, v इक्वल टू √T डिवाइडेड बाय m। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गई उसकी वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम इसके जो मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ जो मोड्स हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मोड है दैट इज़ नोन एज द फंडामेंटल मोड, यानी कि उसको हम बुनियादी अंदाज कहेंगे या पहला अंदाज कहेंगे, या पहला हार्मोनिक या पहला मौसीकी भी उसको नाम दिया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं कि एक हल्का फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लूप बन रहा है। एक लूप यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो 1 है, तो नोड्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और एंटी नोड 1 बनेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि जहाँ पर जो हैते इर्तियाश होता है, एम्पलीट्यूड होता है, अगर वो मिनिमम हो गया तो दैट पॉइंट इज़ नोड, यानी कि उहदा जिसको कहा जाता है। तो उहदे कितने हो गए यहाँ पर, ये 2 हो गए। और ज़िद उहदा यानी कि जहाँ पर जो एंटीनोड हम जिसको बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आज़म हैता इर्तियाश, तो वो मुकाम एंटीनोड कहलाता है और वो दरमियान में बनेगा, और वो यहाँ पर उनकी तादाद 1 है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो लेंथ रहेगी स्ट्रिंग की, तो उसी लिहाज से यहाँ पर लेंथ ऑफ लूप हम लेंगे, यानी हल्के की लंबाई। तो हल्के की लंबाई कितनी हो गई यहाँ पर, ये हो गई λ/2, यानी कि नोड से नोड तक का फासला। द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव नोड्स इज द λ/2, दैट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि निस्फ तूल मौज के मसावी होता है वो, लैम्बडा इज द वेवलेंथ। तो लेंथ ऑफ द लूप इज λ/2, इट मीन्स इट इज L, देयरफॉर दिस लैम्बडा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, ये 2L हो जाए। अब जैसे कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला है किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, v इक्वल टू n लैम्बडा। अब उस लिहाज से अगर n अगर हम देखें तो n इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा। n इज द फ्रीक्वेंसी, हियर
n इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको बुनियादी तवातिर कहेंगे, एंड दिस विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये अकल तरीन या सबसे छोटी उसकी तवातिर या ताद्दुद रहेगी। तो इक्वल टू ये v यानी कि 1 डिवाइडेड बाय v की कीमत क्या है, अंडर रूट टी बाय एम है, लेकिन डिवाइडेड बाय लैम्बडा में हमको 2l लिखना है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 1/2l अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय एम। सो दिस इज द मेन फार्मूला फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसके ज़रिए से वो जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट होगा। हाँ, अब उसके बाद अब इसका जो सेकंड अगर हम मोड देखें जिसमें के 2 हल्के बनेंगे, उसको अगर हम ये स्ट्रिंग में उस लूप के दरमियान में अगर उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसके डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर अब 2 हल्के बनेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं। तो इस शक्ल में जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस शक्ल में आपको 2 हल्के नज़र आ रहे हैं, 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 लूप्स का जो डिस्टेंस रहेगा, अब वो डिस्टेंस के लिहाज से हमको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर जो आप नंबर ऑफ जो लूप्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ लूप्स वो हैं 2, और यहाँ पर नोड्स की जो तादाद है वो 3 रहेगी, और जो एंटी नोड्स हैं वो 2 रहेंगे, यानी कि उगदों की तादाद 3 और ज़िद उगदे 2 रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस लिहाज से जो लेंथ रहेगी लूप की, लेंथ ऑफ लूप यानी कि हल्के की लंबाई, हल्के की लंबाई यहाँ पर ये λ/2, एक हल्के की लंबाई λ/2, तो λ/2, लेकिन अब यहाँ पर अगला ये मोड है, अगला अंदाज है, इसलिए हम उसको λ1 नाम देंगे। अब वो कितनी हो जाएगी, ये टोटल तो l थी, उसका आधा हो जाएगी, क्योंकि उसमें 2 हिस्से बन रहे हैं, इस वजह से ये रहेगी l/2 यानी कि हाफ ऑफ द टोटल लेंथ। हाँ, तो देयरफॉर λ1 इक्वल टू स्मॉल l। उस लिहाज से अगर हम यहाँ पर ये फार्मूला अगर लिखें n1 इक्वल टू v/λ1, बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, रफ्तार हमेशा मुस्तकिल होती है, तब्दील होने वाली चीज़ें हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। हाँ, तो उस लिहाज से यहाँ पर ये बनेगा 1/λ1 यानी कि स्मॉल l, ये अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय m। अगर इसको 2 से ज़रब और तकसीम अगर करें तो ये फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, 1/2l अंडर रूट टी बाय m, वो n के मसावी है, इसका मतलब है कि n1 जो है वो किसके मसावी है, ये 2 × n, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये ट्वाइस है। अगले अंदाज का सेकंड हार्मोनिक का, जिसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है, उसका जो तवातिर रहेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दुगना रहेगा। ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक और द फर्स्ट ओवरटोन। अब इसी तरह से अगर आप अगले अंदाज में अगर देखें, हाँ, जिस तरह से आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाइब्रेशंस के बाद हासिल होने वाले जो लूप्स हैं दे आर 3, यहाँ पर हल्कों की तादाद 3 आपको नज़र आ रही है। तो ये 3 हल्कों के लिहाज से जब आप इसकी लेंथ लेंगे, हाँ, तो इसकी आप फिगर किताब में से भी देख सकते हैं, बुक में भी है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखें कि नंबर ऑफ लूप्स वो रहेंगे 3 और नोड्स यानी कि हल्के रहेंगे 4 और एंटी नोड्स यानी कि ज़िद उहदे उनकी तादाद रहेगी 3। यानी कि जितने हल्के बनेंगे तार पर उतने ही यहाँ पर एंटी नोड बनते हैं, यानी कि ज़िद उहदे बनते हैं, और जितने हल्के रहेंगे, लूप्स रहेंगे, उनसे एक ज़्यादा नोड तश्कील पाता है। ये आप जहन में रख लीजिए। ओके, तो अब इस लिहाज से
जो लेंथ रहेगी किसकी, अब यहाँ पर लूप की, अब लेंथ ऑफ लूप यानी कि हल्के की लंबाई, जिसको लैम्बडा बाय 2 से हम जो जाहिर किए हैं, तो वो यहाँ पर अब लैम्बडा 2 रहेगा। और चूंकि उस लेंथ के 3 यहाँ पर हिस्से हो रहे हैं, इसलिए इट विल बिकम L/3। देयरफॉर दिस लैम्बडा 2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2L/3। देयरफॉर N2 इक्वल टू V/λ2 इक्वल टू 1/λ2 क्या है, 2L/3 √T/m इक्वल टू 1/2L/3, ये 3 ऊपर जाएगा, सो 3/2L √T/m। देयरफॉर N2 इक्वल टू, अब ये देखिए आप, 1/2L √T/m इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज स्मॉल m, स्मॉल n से उसको जो है हम जाहिर किए हैं, यानी कि बुनियादी तवातिर। तो इस N2 को हम लिखेंगे 3 × n। इसका मतलब है कि जितने भी अंदाज बढ़ते जाएंगे, हर एक में वो उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि तीसरे अंदाज में 3n, अब चौथे अंदाज में 4n रहेगा, पांचवें हार्मोनिक में 5n रहेगा, इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। मतलब ये है कि तार पर जो इर्तियाशात हो रहे हैं, वाइब्रेशंस ऑन स्ट्रिंग में, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तमाम मौसीकी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम जनरल अगर हम लेंगे NP इक्वल टू क्या होगा, इसलिए P × n, तो यहाँ पर NP इक्वल टू P × n, यानी कि ये ओवरटोन की बात हो रही है। जितना ओवरटोन रहेगा, जितना हार्मोनिक रहेगा, उतने हार्मोनिक के लिहाज से P × n, यानी कि जो अंदाज रहेगा, जितना वह अंदाज है, समझो कि आप 7वां अंदाज बोल रहे हैं, 7th हार्मोनिक बोल रहे हैं, तो 7th हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी, दैट विल इक्वल टू वो हार्मोनिक का नंबर यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसकी जो बुनियादी तवातिर है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम मौसीकी मौजूद हैं। तो इस तरह से ये तार पर जो पैदाशुदा इर्तियाशात हैं, और उसमें जो मेन हैं वो ये फार्मूला है n इक्वल टू 1/2L √T/m, जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि बुनियादी तवातिर के ज़रिए से देखा जाता है। इसी के ज़रिए से अब हम उसके जो लॉज हैं स्ट्रिंग के वो देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लॉज ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, यानी कि मुर्तइश तार के क़वानीन। अब अभी जो हमने वाइब्रेशंस ऑन अ स्ट्रिंग देखे हैं कि तार पर इर्तियाशात देखें, उसके ज़रिए से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला हासिल किए हमने बुनियादी तवातिर का, जो n इक्वल टू 1/2L √T/m है, यानी कि n इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बुनियादी तवातिर, L जो मुर्तइश तार की लंबाई, और T इज़ द टेंशन यानी कि तनाव, और M इज़ द लीनियर डेंसिटी यानी कि खती कसाफत। तो इस फार्मूले के ज़रिए से यहाँ पर जो मुर्तइश तार के 3 क़वानीन बयान किए जा सकते हैं, जो 3 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हैं वो बयान किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, which is also known as the law of length. The statement of this law of length is like this: the fundamental frequency of vibrations of a string is inversely proportional to the length of the vibrating string if tension and mass per unit length are constant. अगर t और स्मॉल m कांस्टेंट अगर रखें, तब n is inversely proportional to स्मॉल l, यानी लंबाई का कानून। किसी तनी हुई डोरी का बुनियादी तवातिर स्मॉल m उसकी लंबाई स्मॉल l के माकूस तनासुब में होता है, बशर्ते कि डोरी का तनाव कैपिटल T और इकाई लंबाई की कमियत यानी खती कसाफत स्मॉल m मुस्तकिल हों। नाउ द लॉ ऑफ टेंशन।
The fundamental frequency of vibrations of a string is directly proportional to the square root of tension if vibrating length and mass per unit length are constant. Next है तनाव का कानून। किसी तनी हुई डोरी का बुनियादी तवातिर स्मॉल m उस पर अमल करने वाले तनाव के जज़रुल मुरब्बे यानी जज़र में टी के राज तनासुब में होता है, बशर्त ये कि डोरी की लंबाई स्मॉल l और इकाई लंबाई की कमियत मुस्तकिल रहें। इकाई लंबाई कमियत यानी ख़ती कसाफत। Next law is law of linear density. The fundamental frequency of vibrations of a string is inversely proportional to the square root of mass per unit length, that is linear density, if the tension and vibrating length of the string are constant. Next law है इकाई लंबाई की कमियत का कानून या ख़ती कसाफत का कानून। किसी तनी हुई डोरी का बुनियादी तवातिर स्मॉल n उसकी इकाई लंबाई की कमियत या ख़ती कसाफत स्मॉल m के जज़रुल मुरब्बे के माकूस तनासुब में होता है, बशर्त ये कि डोरी की लंबाई स्मॉल l और उस पर अमल करने वाला तनाव मुस्तकिल रहें। अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज़ सोनोमीटर। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है सौत पैमा, यानी कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक आला है। ये जो आला है ये एक खोखले मुस्ततीली लकड़ी के डब्बे पर मुश्तमिल होता है। दिस सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स, जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं। तो इसमें ये जो वुडन बॉक्स है इसमें आप ये जो दो सुराख देख रहे हैं और इसको जो ये हॉलो वुडन जो बॉक्स है इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। इसमें ये जो दो सुराख होते हैं जिसकी वजह से अंदर हवा जा सकती है और अंदर की हवा बाहर आ सकती है। और उसके ऊपर आप ये देख रहे हैं ये दो जो ब्रिजेस होते हैं और जिसके ऊपर से ये तार को गुजारा जाता है। और वो तार को एक जानिब ऐसा हुक से फिक्स कर दिया जाता है और दूसरी जानिब पुली के ज़रिए से लटकाया जाता है और उसका जो दूसरा सिरा है उस पर इस तरह से वेट्स लगाए जाते हैं, वज़न लगाया जाता है। अब यहाँ पर सुरदो शाखा के ज़रिए से ट्यूनिंग फोर्क के ज़रिए से ये जो तार है इस तार को वाइब्रेट किया जाता है, मुर्तइश किया जाता है। उसको बजाया जाता है और बजाने के बाद इस वुडन बॉक्स के ऊपर रखा जाता है जिसके ज़रिए से इस तार में वाइब्रेशंस होते हैं। अब वो वाइब्रेशन की आप यहाँ पर जांच दो तरह से कर सकते हैं कि आपको कौन सी लेंथ यहाँ पर लेना है। तो ये जो A और ये जो B पॉइंट, ये जो दो पॉइंट आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये B पॉइंट, ये दो पॉइंट के दरमियान जो है वो रहेगी उसकी लंबाई। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है n इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T/m। तो ये जो लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, मुर्तइश तार की लंबाई है, वो रहेगी ये A और ये B पॉइंट के दरमियान की। यानी कि ये जो दो आपको ब्रिज नज़र आ रहे हैं उन ब्रिज के दरमियान की लेंथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जैसे ही स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी, वाइब्रेशंस के ज़रिए से ट्रांसवर्स वेव्स वो हरकत में आएंगे, अर्जी मौजें तश्कील पाएंगी और वो मौजें जब ये इधर वाली इस B पॉइंट से और इधर वाली इस A पॉइंट से टकराएंगी, टकराने के बाद जब वो वापस आएंगी तो स्टेशनरी वेव्स साकिन मौजें तश्कील पाएंगी और उनके मुख्तलिफ मोड जैसे हमने अभी यहाँ पर देखे हैं इससे पहले के आर्टिकल में, उसी के लिहाज से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बुनियादी तवातिर है, उसके ज़रिए से हम यहाँ पर उसके जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो लॉज हैं उनको यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। उनको साबित करने के लिए इस सोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये जो आर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है राइडर्स, यानी कि जो घोड़सवार जैसे हम बोलते हैं। तो ये तार पर बहुत ही बारीक कागज़ के टुकड़े किए जाते हैं, बहुत ही बारीक। उन टुकड़ों को वो इस तरह से रखा जाता है, ये इस तरह से। ये ऐसा रखने पर वो यहाँ पर रखे गए तो जैसे ही वहाँ पर वो मैक्सिमम साउंड जब प्रोड्यूस होता है कि अगर साउंड आपको सही सुनाई ना दे तो आप वहाँ पर राइडर्स को देख सकते हैं कि ये राइडर जो है वो उछलकर नीचे गिर जाता है, तो आप वो वाइब्रेटिंग लेंथ ले सकते हैं। तो एक जो ट्यूनिंग फोर्क का सेट होता है, उस ट्यूनिंग फोर्क के सेट के ज़रिए से आप अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क्स ले सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोर्क्स ले सकते हैं और उन फ्रीक्वेंसीज़ को एक तरतीब में आप रखकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, हाँ, चढ़ती तरतीब में रखिए या उतरती तरतीब में रखिए, किसी भी तरह से आप वो फ्रीक्वेंसी इसको रख सकते हैं, हाँ। तो फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फोर्क के इस हिस्से पर लिखी हुई होती है, तो वो ट्यूनिंग फोर्क को जब बजाएंगे तो आपको जब ये आवाज़ आएगी मैक्सिमम, या फिर ये जो राइडर है वो जब नीचे गिरेगा, वो लेंथ आपको यहाँ पर लेनी है, हाँ। तो इस तरह से ये सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट, और इस सोनोमीटर के ज़रिए से आप जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो लॉज हैं, मुर्तइश तार के जो क़वानीन हैं, उनकी यहाँ पर तस्दीक कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहला जो लॉ है उसके वेरिफिकेशन के लिए बतलाता हूँ कि अगर आप एक सेट ले रहे हैं ट्यूनिंग फोर्क का, और उस सेट में समझो कि आपने ये फ्रीक्वेंसीज लिए हैं, समझो N1, N2, N3, N4 और N5, इस तरह से आपने 5 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के ट्यूनिंग फोर्स लिए और उनको किसी भी ऑर्डर में लगा दिए हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग एज यू विश। तो आप ये लगा दिए हैं ये फ्रीक्वेंसीज। अब N1 लिए हैं, यानी कि एक ट्यूनिंग फोर्क लिए हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी समझो कि N1 है। अब आप उसको बजाएंगे, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर ये वाइब्रेटिंग लेंथ एडजस्ट करते हुए करेंगे, और इसके ऊपर जो मीटर स्केल होता है उस मीटर स्केल के ज़रिए से आप ये दो A और B यानी कि ये जो दो ब्रिज हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस लेंगे, दैट विल बी द स्मॉल l, हाँ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं। वायर को चेंज नहीं करना यानी कि m इज़ कांस्टेंट, m को हमने मुस्तकिल रखा है। अब t को भी कांस्टेंट रखना है हमको, क्योंकि फर्स्ट लॉ में जो है वो ये t और m कांस्टेंट रखने चाहिए हमको। ये दोनों को मुस्तकिल रखा जाता है तभी ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जो फर्स्ट लॉ है जो अभी हमने देखे, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेंशन को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो वेट है ये वेट को कांस्टेंट रखेंगे, वेट को चेंज नहीं करेंगे। वेट अगर कांस्टेंट रखा जाए तब ये टेंशन कांस्टेंट होगा। तो टेंशन कांस्टेंट जब हो जाएगा तो n जैसे ही बदलेंगे हम, उसके ज़रिए से बदलने वाली है ये लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मुर्तइश तार की लंबाई। फर्ज कीजिए N1 के लिए लंबाई है L1, और उसी तरह से अब आप फिर जो ट्यूनिंग फोर्क चेंज कर दिए, N2 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क लिए, N2 तवातिर का सुरदो शाखा लिए, उसके बाद फिर उसको बजाए रबर पैड पर, बजाकर फिर उसके जो स्टेम हैं उस स्टेम को यहाँ पर रखे लकड़ी के तख्ते पर, फिर ये वाइब्रेट होगा, आपको फिर आवाज़ सुनाई देगी या राइडर नीचे गिरेगा, उसके ज़रिए से फिर आप ये लेंथ चेंज हो जाएगी, या तो लेंथ कम होगी या तो इंक्रीज होगी डिपेंडिंग अपॉन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है का मतलब क्या है, आपको आसानी से समझ लेना चाहिए कि अगर आप ये फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, हाँ, तो लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, हाँ, फ्रीक्वेंसी और लेंथ। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो लेंथ डिक्रीज होगी, मतलब ये है कि ये दोनों को करीब लाना पड़ेगा। ये आप समझकर वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सेकंड L2 आ गई, थर्ड L3 आएगी, उसके बाद L4 आएगी, उसके बाद L5। अब उसके बाद जब आप ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेंथ ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि N1 L1, N2 L2, N3 L3 और ये N4 L4 और N5 L5 करेंगे, जब सबका करस्पॉन्डिंग जो एक दूसरे के तवातिर और जो लेंथ है, लंबाई है, उन दोनों को एक दूसरे से ज़रब देंगे, और अगर आप ये देखें कि वो तकरीबन एक दूसरे के मसावी हैं, मतलब ये है कि NL इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि NL मसावी है मुस्तकिल, मतलब ये है कि मसावी है N इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय L। तो N इक्वल टू और कॉन्स्टेंट अगर हटा दिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये है मुर्तइश तार का पहला जो कानून, दैट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ लेंथ, जिसको लंबाई का कानून कहा जाता है कि द फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेटिंग लेंथ, यानी कि
जो तवातिर है वो मुर्तइश तार की लंबाई के माकूस तनासब में होता है। इस तरह से आप ये पहला कानून की तस्दीक वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, इसी तरह से आप सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की तस्दीक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।